हेलो डियर्स, कैसे हो आप सब। डियर, आज की जो वीडियो है वो अपने जो लास्ट एनुअल एग्ज़ाम 2025 की एचपीएससी के जो पेपर है सेट ए को आज सोल्व करने वाले हैं हम, जिसका कोड 2103 है आपके पास। ठीक है, सेट ए को सोल्व करने वाले हैं बेटा। आज सबसे पहले एमसीक्यू से लेकर बड़े क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जो जितने भी हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं उन पे एक चीज़ पे ध्यान देना है आपने क्वेश्चंस को नहीं, उनके कॉन्सेप्ट को समझना है। जो भी हमने ये नहीं करना कि इस क्वेश्चन को हमने याद कर लिया, रट लिया, ऐसा नहीं, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए हम सोल्व कर सके। देखिए बेटा, पहला है आपके पास, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर x एंड y एक्सपेक्ट x और y आपके पास दो नंबर को इस प्रकार से दिया गया है कि जो x है वो है 12a�3, b⁵5, y दिया है बेटा 14a⁴, b⁵3। देखिए बेटा, इसने पूछा है एलसीएम, पूछा है इसका। आप लोगों को एग्जाम में एचसीएफ भी पूछ सकता है, एलसीएम भी पूछ सकता है, लेकिन दोनों को करने का जो तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझिए। आपने क्या करना है, एचसीएफ जब भी कहे तो सबसे पहले ए और बी जो आपको दिए गए हैं, मैं इसके बारे में और बता दूं, बोल रहा है ए और बी प्राइम नंबर्स हैं। ए और बी प्राइम नंबर है तो आप जो 12 और 14 है इनको भी किस में डिवाइड कर लीजिए, आप प्राइम नंबर में लिख लीजिए। कैसे लिखोगे बेटा इसको, 2 इंटू, अगर जब भी समझ में नहीं आए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, प्राइम नंबर से प्राइम फैक्टर करने स्टार्ट कर दीजिए। 6 पे 2 से क्या बेटा 3, 3 से क्या 1, दैट मीन्स 12 को आप लिख सकते हो 2⁻² इंटू 3⁻1। और जैसे आपके पास है बेटा 14, इसको ऐसे किया बेटा 2 की टेबल से किया 7, 7 से किया 1, और आपने 14 को लिख दिया बेटा 2⁻1 इंटू 7⁻1। ध्यान दीजिए, अब हम दोनों बातें करेंगे। अब हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम दोनों। एचसीएफ की बात करें तो सबसे एचसीएफ में क्या करना है, दोनों के अंदर जो कॉमन प्राइम नंबर का जो फैक्टर है आप उसको कॉमन ले लीजिए। ध्यान दीजिए, इसकी जगह हमने ये यूज कर लिया, 14 की जगह हमने इसको यूज कर लिया। ए और बी दोनों के पास है, इन दोनों से देखा ए है 3 12 में है, 14 में नहीं है, 7 14 में है, 12 में नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 2a और b जो हमारे पास दोनों के पास प्रेजेंट है। बात एचसीएफ की करें तो हमें क्या करना है बेटा, तो हमने मिनिमम पावर लेनी है। कैसी पावर लेनी है, मिनिमम पावर लेनी है। 2, इसके पास बेटा मैक्सिमम पावर 2 है, इसके पास मैक्सिमम इसकी पावर 1 है। तो इन दोनों में मिनिमम पावर आपके पास 1 है। या एक ही बात करूं तो आपके पास एक कितना है बेटा, यहाँ पे a⁻3 है और यहाँ पे a⁻4 है। दोनों में मिनिमम पावर देखनी है तो मिनिमम पावर यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे b की देखें तो बेटा b की मिनिमम पावर 3 है। तो ये 2a³ b³ आपके पास क्या आ गया बेटा, एचसीएफ आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें एलसीएम चाहिए। देखो हमारे जो क्वेश्चन में वो एलसीएम पूछा गया है, दोनों में इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में कुछ भी आ जाए आप प्रॉब्लम में ना आए। एलसीएम कैसे करोगे, सबसे पहले एच को जो भी आपने कॉमन आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, उनको सेम लिख लीजिए। 2ab, हमारे पास 2 कॉमन था, a कॉमन था, b कॉमन था, एच हमने एच में किया। सेम यहाँ तक तो करना ही है। इसके अलावा जो कॉमन नहीं है, ध्यान दीजिए, इसमें a b दोनों लिख लिया, ओके 2 ले लिया। यहाँ पे 3 और 7 और बचे हुए लीजिए, 3 इंटू 7, 2 प्राइम नंबर और भी है हमारे पास जो इनके अंदर प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, इनकी मैक्सिमम पावर को लेना है, 2 की मैक्सिमम पावर। देखिए बेटा, दोनों इसके पास थी 2 की पावर 2 और इसके पास थी 2 की पावर 1, तो मैक्सिमम है यहाँ पे बेटा 2 लीजिए। और यहाँ पे अब बात करते ए की, अब ए की मैक्सिमम पावर को देखते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो मैक्सिमम पावर है बेटा ए 4। बी के अंदर देखते हैं, बी की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो मैक्सिमम है बेटा 5। 3 बेटा 3, यहाँ पे 1 है, 7 यहाँ पे 1 है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखिए बेटा 2 की पावर 2 4, ये कितना होगा बेटा 21, 21 4 जा 84, a4 b5। क्लियर है, ये हमारा एलसीएम आया। ध्यान दीजिए, एक बार हमने एचसीएम निकालना सीखा, एलसीएम निकालना सीखा। क्वेश्चन पेपर में आपको एचसीएम एलसीएम भी निकालना सीख सकता है। या सबसे बड़ी बात, बहुत से पिछले क्वेश्चंस में आपने ये भी मिलेगा, इनका रिलेशंस मिलेगा। तो हमें रिलेशंस जब भी पढ़ने को मिलेगा वो क्या होता है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो एचसीएफ है वो एलसीएम से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। दूसरी बात क्या, एलसीएम को अगर हम एचसीएफ से डिवाइड करें तो हमें एक इंटीजर मिलता है। क्या मिलता है, इंटीजर मिलता है। एक और हम बात करते हैं कि जो एलसीएम है वो मल्टीपल, अगर देखिए इंटीजर मिलता है तो इसका कहने का जो मीनिंग है वो क्या है, एलसीएम जो है आपका, एलसीएम
वो क्या होता है बेटा, मल्टीपल होता है किसका, HCF का। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि HCF जो है वो फैक्टर होगा किसका, LCM का। आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो आपको इस प्रकार से सोल्व करना है। अगर वो आपको रिलेशंस में पूछता है कि कौन बड़ा कौन छोटा है, तो हमेशा याद रखोगे HCF आपका LCM से छोटा रहता है, और LCM को अगर HCF से डिवाइड कराए तो आपको क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। दूसरी बात और भी लैंग्वेज में कह सकता है, और भी तरीके से कह सकता है कि LCM जो है वो HCF का मल्टीपल होगा, या मैं ये भी कह सकता हूँ HCF जो है वो LCM का फैक्टर होगा। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस मिले आई होप आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के आप टोटल कितने फैक्टर कर सकते हो। तो अगर आपने प्राइम फैक्टर की डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ा है तो आप उसको सोल्व कर पाओगे। ध्यान दीजिए बेटा, प्राइम फैक्टर क्या कहता है कि ऐसी एक नंबर जिसके ओनली एंड ओनली टू फैक्टर हो। टू फैक्टर कौन कौन बेटा, एक तो वो 1 मिलेगा, और 1 के अलावा वो नंबर खुद रहेगी। इन दो नंबर के अलावा वो नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होगी कंप्लीटली। उस प्रकार के नंबर को आप क्या कहोगे, प्राइम नंबर कहोगे। तो आपको पता चल गया कि एक प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, 2 होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज। क्या कह रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास जिसके जीरोज दिए गए हैं आपको, जिसके जीरोज दिए गए हैं -7 and 3। ये लीजिए, आप लोगों ने एक बात पढ़ रखी है बेटा कि जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब निकालते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या बेटा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि भाई अगर हम जब सम ऑफ जीरोज को जब हम अल्फा और बीटा 2 नंबर मान के चलते हैं, अब ये भी पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आपने यहाँ पे देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको दी गई है बेटा, ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की है। आप इन दोनों वैल्यू को यहाँ रख सकते हो। अब रखने के बाद ये कह रहे हैं कि आप ऐसी कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। तो डियर आपने यहाँ रख दिया, मान लिया मैंने, लीजिए k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम, पहले इनका सम कीजिए। सम करेंगे -7 प्लस 3, क्या मिला आपको, -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट जब करोगे -7 की प्लस 3 से क्या मिलेगा बेटा, -21। यहाँ आ जाएगा -21। लीजिए k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x, ये हो जाएगा -21। अब आपके पास जो इक्वेशंस आई है, जो आपके पास पॉलिनोमियल्स आई है, वो क्या है बेटा, k इंटू सम, मतलब यहाँ पे कुछ भी, यहाँ k है। ध्यान दीजिए, इस k ने हमारा पूरा खेल बिगाड़ दिया। अगर आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलता है, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलता है तो इसका मतलब हम यहाँ k यूज कर रहे हैं, k यानी कांस्टेंट। यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब k की वैल्यू तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब कुछ भी पुट कर सकते हैं तो भाई 1 करोगे, 2 करोगे तो कोई नंबर खत्म होती है आज तक नहीं। तो इसका मतलब हम या तो इसकी जो हाउ मेनी सॉल्यूशन की बात करता है, तो या तो हम क्या कह सकते हैं, इसके भी इन्फिनिटी सॉल्यूशन है, सॉरी इन्फिनिटी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बट यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो हमारे पास क्या क्या दे रखे हैं, एक बार ध्यान दीजिए, 1 2 3 मोर देन 3। तो साफ साफ क्लियर आपको नजर आ रहा है 1 2 3 तो फिक्स हो गए, मोर देन 3 3 से ज्यादा आप इस फिलहाल इस पे टिक करोगे। क्लियर है? अगर आपके पास ये ऑप्शन ना हो के आपके पास इन्फिनिटी भी होता है तो आप उस पर टिक कर सकते हो। क्लियर है? अगर यही क्वेश्चन यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना बोल के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोल दे, तब थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। क्या ध्यान देना है हमें, इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है तो हमें राइट साइड भी दे रखी है, वो इक्वल टू 0 है, कुछ भी है, समथिंग कुछ भी है। तो इस अब जो मान लीजिए हमने यहाँ 0 रख दिया, 0 रखने के बाद जो k की जो वैल्यू डिपेंड करती थी हमारी, वो मल्टीप्लाई में है। अगर हम उससे दोनों तरफ k से डिवाइड करके मतलब डिवाइड में चला जाता है तो हमारे पास जो भी ये भी इक्वेशंस बचती है, क्या देते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 21 इक्वल टू 0।
ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। अब इस ये कितनी बनेगी, तो उस केस में हम कह सकते हैं ओनली वन, ओनली वन। किस केस में, जब हमसे क्वेश्चन में क्या दिया गया होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यदि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देता है इंफिनिटी या मोर देन 3, यदि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देता है तो आप क्या कहोगे, ओनली वन। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो एक क्वेश्चंस के लिए नहीं कर रहे, हम उसके कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसे हमारे पास कई बहुत से क्वेश्चंस होंगे, तो हम क्या करें बेटा, हमारे पास बोल रहे हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ध्यान दीजिए एक बार, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x स्क्वायर माइनस 0.04 इज इक्वल टू x। बहुत से बच्चे हैं जो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अच्छी बात है। ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है बेटा 0.02, 0.0 सेकंड है, प्लस माइनस 0.02, 0.4 और 2। ये हमारे पास चार ऑप्शन है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे हम एक बार। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है, यहाँ से सॉल्यूशन निकालना है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ बेटा, या तो इसको ऐसे लिख देता हूँ माइनस, इसको क्या लिखता हूँ 0.2 का होल स्क्वायर। अब बहुत से बच्चों को इस स्क्वायर का सोल्व करना बहुत डिफिकल्ट समझते हैं या प्रॉब्लम में आते हैं। कैसे किया सर ने, यहाँ तो 2 पॉइंट थे, यहाँ 1 पॉइंट ही किया। देखिए बेटा, जब मैंने 0.2 का स्क्वायर किया तो मेरे को क्या मिला। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4। ओके, इसका मतलब है कि डिवाइड में 10 है, इसका मतलब है डिवाइड में 10 है। 2 का स्क्वायर किया मैंने 4, 10 का स्क्वायर करोगे तो आपको साफ साफ क्लियर क्या मिलेगा, 10 का स्क्वायर 100। दैट मींस आप जब इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा 0.04। क्लियर है? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मैंने रूट करना था तो मैं इसका जब रूट करूंगा बेटा तो क्या मिल जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.पॉइंट को डालने के बाद बेटा क्या मिल जाएगा मेरे पास, डिवाइड बाई 100। और इसका मैंने रूट करना है 4 का रूट 2 और इसका 10, दैट मीन 0.2। क्लियर है? अब मैंने इसको इस प्रकार से लिख लिया तो मैंने एक आइडेंटिटी यूज कर ली, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या होती है बेटा आइडेंटिटी, वो a माइनस b इंटू a प्लस b। लीजिए मैंने यहाँ कंडीशन यूज कर ली बेटा, आइदर कंडीशन। इसका मतलब ये होता है कि या तो ये फैक्टर 0 रहा होगा या ये फैक्टर 0 रहा होगा, या फिर दोनों केस में 0 रहे होंगे। अगर इस फैक्टर को हम 0 के बराबर रख के चलते हैं, x माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0 होता है तो x की वैल्यू आती है बेटा प्लस की 0.2। और जब आप इस वाले फैक्टर को 0 के बराबर रखते हो, x प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आती है माइनस 0.2। तो एक बात समझ में आई कि x की वैल्यू प्लस की भी हो सकती है और x की वैल्यू माइनस की भी हो सकती है, और वो क्या होगी 0.2, जो आपका ए ऑप्शन है, प्लस माइनस 0.2। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, एक बार ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एपी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। √6, √24, √54 अप टू, ये कह रहा है अगला नेक्स्ट टर्म आपको, नेक्स्ट टर्म बतानी है आपको। या तो आपको नेक्स्ट टर्म पूछता है, जब ध्यान दीजिए, या तो नेक्स्ट टर्म पूछता है, या आपके पास ऐसी 4 एपी दी जाए या ऐसी सीक्वेंस दी जाएगी और उससे पता करना होगा कि ये एपी है या नहीं है। बोल देगा विच इज एपी या विच इज नॉट एपी। तो हमने एपी को पहचानना ध्यान में आना चाहिए बेटा, आप आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, मान लीजिए कुछ सीक्वेंस लिखी गई है मेरे पास, जैसे मैंने आप सपोज कर लीजिए, ये लीजिए, ये दी। जब मैंने हर बार यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश की, कैसे मैंने कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश की, a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, या फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करें, दैट मींस नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके जो नंबर आती है वो हर बार सेम आ जाए, उस केस में मैं कह सकता हूं एपी। तो आप नॉर्मली अब नंबर्स को आप जैसे इंटीजर्स होती है, रियल्स होती है, उनको आप आसानी से सोल्व कर लेते हो। बात आती है जब रूट के अंदर आ जाती है तब उसको कैसे सोल्व करें, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब मैंने लिख दिया बेटा इसको, ध्यान दीजिए, क्या 6 × 1, ठीक है। मैंने अंदर ऐसी क्यों किया 1, मैंने 2 × 3 क्यों नहीं किया। मैंने इस प्रकार से नंबर लेनी है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका मेरे माइंड में 4 आ रहा था, तो 6 × 4, तो 6 का कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। दूसरा एक स्क्वायर नंबर का कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। दूसरा यहाँ देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ 6 × 9 अप टू सो ऑन। तो ध्यान दीजिए, वैसे आपको सीधा सीधा क्लियर हो रहा है। ये क्या है बेटा 1 का स्क्वायर, ये क्या है
2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर। अगर मैंने सिर्फ इतना ही करके दिखाना होता, नेक्स्ट टर्म निकालनी ही होती, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर वो भी निकाल के दिखाऊंगा और एपी बना के भी दिखाऊंगा। मैं नेक्स्ट, आपको पता है 6 × 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या आना है आपके पास 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर मतलब 1696 बेटा। तो आप क्या लिख सकते हो, मतलब नेक्स्ट टर्म होगी वो आपके पास क्या होगा √96। मेरा क्वेश्चन वैसे ही खत्म भी हो गया। मैं इसको एपी है या नहीं है उसको और प्रूव करना चाह रहा हूं, तो एक सेकंड के लिए मैं इसको इग्नोर कर देता हूं। लीजिए अब तो सॉल्व, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर आपको 8th क्लास का एक कॉन्सेप्ट ध्यान हो कि √AB, तो आपने क्या पढ़ा था √A × √B, तो मैंने इसको लिखा √6 × √1, √1 क्लियर है, ओके। इसको लिखा √6 × √4, और √4 क्या होता है 2, √4 क्या होता है 2। फिर से यहाँ लिखा क्या बेटा √6 × √9, और √9 क्या होती है 3, अप टू सोल्व। इसको क्या लिख दिया √6 2 √6 3 √6 अप टू सो ऑन, क्लियर है। अब मैंने यहाँ एक चेक की, तो मैंने डी निकालने की कोशिश की, A2 - A1, 2 √6 - 1 √6, तो आप ऑब्वियसली आपको पता है क्या मिलता है बेटा √6। यहां से अगर माइनस करो 3 √6 - 2 √6, मतलब 3 √6 में से 2 √6 माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा 1 √6 बचेगा। तो दोनों केस में जो डी की वैल्यू है वो आपकी इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि ये क्या है बेटा एपी है। क्लियर है, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो हम निकाल सकते हैं, वो क्या आ गया √96। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे। बहुत से बच्चे इसको बीपीटी थ्योरम समझ के कर देते हैं, लेकिन ये बीपीटी थ्योरम नहीं है। आर पी क्यू ई एफ, क्या कह रहे हैं बेटा ई एफ है वो पी क्यू से पैरेलल है, ऐसा मेरे को गिवन है। दूसरी बात ई जो पॉइंट है वो पी आर को 5:4 के अंदर 5:4 के अंदर डिवाइड कर रहा है। साथ में एक बात और बोल रहा है पी क्यू जो है वो 6.3 है, और साथ में मेरे को ई एफ की वैल्यू निकालनी होगी। ध्यान दीजिए, अब बहुत से बच्चों को ऐसा क्वेश्चन दिखाई देती, एनसीईआरटी जिसने पढ़ी है वो ऐसा क्वेश्चन देखते हुए और ये चीज देखती माइंड में सिर्फ बीपीटी थ्योरम आई होगी उसकी, लेकिन बीपीटी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बीपीटी में बीपीटी क्या कहते हैं, पहले मैं बीपीटी को समझा देता हूं। बीपीटी ये कहते हैं अगर ई एफ पैरेलल है पी क्यू के, अगर ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, तो आपको जिस ये जो डिवाइड कर रहा है रेशियो, दैट मींस QE अपॉन EP इज इक्वल टू RF अपॉन FQ, दैट मीन्स RE अपॉन EP RF अपॉन FQ, ये रेशियो बराबर होगा किसकी वजह से, बीपीटी थ्योरम की वजह से, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की वजह से, जिसने थेल्स नामक एक मैथमेटिशियन ने दिया था, जिसको हमने थेल्स थ्योरम भी नाम दिया था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ थोड़ा सा हमें इसके बारे में देखो। ईएफ आपने कहीं पे यहाँ ईएफ का जिक्र, इसने ईएफ पूछा है, क्या आप यहाँ ईएफ की वैल्यू निकाल सकते हो? ईएफ का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं कर सकते। तो आइए हम क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। हमने यहाँ हमारे पास ईएफ निकालना है, तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने 9th क्लास में भी एक थ्योरम पढ़ी थी, 9th में पढ़ी थी पहले भी, कि भाई अगर दो लाइन पैरेलल है, ये लीजिए ये एंगल इसके बराबर है, ये हमने क्रॉसपोंडिंग एंगल्स पढ़े थे। तो मेरे पास EF और PQ पैरेलल है, पैरेलल ऐसे दे रखी है मेरे पास, तो मैं ये कह सकता हूं ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर। अब मेरे माइंड में जो ट्रायंगल बन रही है वो ये बन रही है, ट्रायंगल REF एंड ट्रायंगल RPQ, दैट मीन्स REF, ओके RPQ, ओके। ये जो एंगल R आया वो मेरे पास दोनों के अंदर कॉमन आया, मैंने एक साफ साफ क्लियर बोल दिया, एंगल R से स्टार्ट किया दोनों, ओके दोनों मेरे पास कॉमन है। एंगल E जो है वो एंगल P के बराबर है बाय अल्टरनेट एंगल की वजह से, बाय अल्टरनेट एंगल की वजह से, ओके। एंगल जो F है वो एंगल Q के वजह से है, सॉरी बेटा अल्टरनेट की वजह से नहीं, सॉरी क्रॉसपोंडिंग की, थोड़ा ध्यान दिया, सॉरी
कोरोस्पोंडिंग एंगल की वजह से हमारा ये दोनों एंगल बराबर है, तो हम इसको भी क्या कह सकते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है ना। क्योंकि अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल ये होता है इस एंगल का ये, मतलब कोरोस्पोंडिंग प्लस में वर्टिकल अपोजिट। इसको हम कभी एक्सप्लेन करेंगे, कभी 9th क्लास का कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने कोरोस्पोंडिंग का पढ़ लेते हैं। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होती है बेटा, जो पैरेलल है सेम एंगल, तो हमने इस दोनों एंगल को बराबर बता दिया कोरोस्पोंडिंग एंगल्स के बारे में। अब बाई ट्रिपल ए की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि तीनों एंगल्स कोरोस्पोंडिंग एंगल्स बराबर हैं। तो हमारे दोनों ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल आर ई एफ सिमिलर आर पी क्यू, ये सिमिलर है। अब वो आपके माइंड में आ रहा सर 1 नंबर का क्वेश्चन आपने इतनी पूरी बहुत बड़ा क्वेश्चन ले गया। मैंने एक बात कही थी, मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो केवल एक क्वेश्चन के लिए नहीं करा रहा, मैं उसके कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बड़ा आ जाए 5 नंबर में, सॉरी 3 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए, तब आपको पूरा सोल्व करना पड़ जाए। तो हमने उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो या आप डायरेक्ट सीधा भी माइंड में कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स के सिमिलर होगी, और जब ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल मिलेगी। देखिए मैंने किस किस को सिमिलर किया, ट्रायंगल आर ई एफ को सिमिलर किया, ट्रायंगल आर पी क्यू के सिमिलर किया। तो ध्यान देंगे बेटा एक बार, तो मैंने कहा आर ई ओके अपॉन आर पी ओके, दूसरा ई एफ ओके पी क्यू। ध्यान दीजिए एक बार, मेरा जो रेशो था वो 5:4 कैसे था, ई डिवाइड कर रहा है पी आर को, पी से आर की तरफ डायरेक्शन जा रही है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। बहुत से बच्चे 5 ऐसे लिख देते हैं, नहीं गलत है, पी यहाँ है तो यहीं से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब है ये इस प्रकार से 5:4। अब ये कह सकते हो, तो टोटल कंप्लीट मैं कह सकता हूँ, टोटल कंप्लीट अगर मैं इसको 5 यूनिट मानता हूँ, इसको 4 यूनिट, तो कंप्लीट मेरे पास 9 यूनिट हो जाती है। तो मैंने कहा ओके 9 यूनिट मान लेता हूँ, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको रेशो में तोड़ दे तो ये हो गया 5x, ये हो गया हमारे पास 4x। टोटल कितनी हो गया हमारे पास, टोटल हो गया हमारे पास 9x। लीजिए आर ई हमारे पास क्या था बेटा 4x अपॉन आर पी कंप्लीट 9x। ई एफ हमें नहीं पता, पी क्या हमें दे रखी है 6.3, x से x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूं, ये डिवाइड में है, इसको उधर लेके गया, 6.3 इंटू 4 अपॉन 9, पॉइंट आ गया, डिवाइड में 10 आ गया, इससे कैंसिल बेटा 7 4 जा 28 अपॉन 10 मत मीन्स 2.8। बहुत से बच्चे इसमें बहुत अलग अलग ऑप्शन करके आए होंगे, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है 2.8। क्लियर है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, ध्यान दीजिए एक बार। बोल रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताइए वेयर द लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आप लोगों को एक बात समझ में आई, एक लाइन समझ में क्या आई कि भाई लीनियर इक्वेशंस जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ आपने इक्वेशंस दे भी रखी है लाइन, ठीक है। कह रहे इंटरसेक्ट द y एक्सिस, वो एक y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पे कर रही है हमें नहीं पता, लेकिन इतना बता दिया कि भाई y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पे कर रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर जब भी ऐसा पूछ ले कि भाई वो लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है या y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप क्या करोगे। अब आप लोगों को एक बात पता है कि अगर y को इंटरसेक्ट कर रही है जिस पॉइंट पे, यहाँ लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट पे कर रही है, सपोज कीजिए, तो ये इस पॉइंट पे क्या होता है, इस y एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उस केस में x की वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू y के ऊपर 0 और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0। तो हमने यहाँ क्या कर देना है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है, 0 कोमा, जैसे आप 0 पुट करोगे तो यहाँ क्या बढ़ेगा 0 माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास बेटा 2y इधर गया, क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 5 अपॉन में 2। तो आपके पास 0,5 अपॉन 2 ये वो पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर तो प्रेजेंट है और y एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, ध्यान दीजिए एक बार। क्या करें बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b और हमें कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। या तो आपको डायरेक्ट उसकी आइडेंटिटी कोई ऐसी याद हो, इन दोनों का जो रिलेशंस है ऐसा याद हो जो आप डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते हो, दी बेस्ट है। अगर ऐसी नहीं याद है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के हमने माध्यम से समझना है। ध्यान दीजिए, हमने एक आइडेंटिटी भी पढ़ी थी, हम दोनों तरीके से आइडेंटिटी से करते हैं और वैसे भी करते हैं। लीजिए
हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है तो स्क्वायर है तो बेटा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पूरा फैक्टर इधर प्लस में है, इसके उधर जाके माइनस में हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इसके डिवाइड में कुछ नहीं था, मैंने 1 अज्यूम करके 1 ले लिया बेटा, 1 होता है और एलसीएम ले लिया बेटा b स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये है कोस स्क्वायर की वैल्यू मेरे को निकालनी बेटा, सिर्फ कोस थीटा की वैल्यू। तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर अंडर रूट लगा दोगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन में इसका अंडर रूट करोगे तो इसका अंडर रूट से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो कोस थीटा की वैल्यू ये आ गई। तो ये तो तब थी जब आपके पास साइन कोस की और साइन की आइडेंटिटी थी। और मैं ऐसे कह दूं कि साइन और कोस की कोई अदर ट्रिग्नोमेट्री होता है जिसकी आइडेंटिटी नहीं होती, या फिर मैं ऐसे कह दूं कि भाई मान लीजिए यहाँ पे ऐसे निकालना है कोस थीटा प्लस में टेन थीटा अपॉन में कोट थीटा, मतलब कुछ अदर ट्रिग्नोमेट्री के साथ फ्रैक्शन में दे दे, फिर आपको कैसे निकालते, फिर हमें अलग अलग इनकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। वो वैल्यू हम कैसे निकालते उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल अज्यूम कर लेंगे। लीजिए मैंने कहा अब एंगल यहाँ थीटा यूज हो रहा है तो इसको एंगल मैंने थीटा अज्यूम कर लिया। इस थीटा के अकॉर्डिंग आपको पता है 90 के सामने वाली जो भी साइड होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूस होती है, और थीटा के सामने वाली जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। जो बच गया आपके पास वो आपके पास बेस होता है। अब बात हम करते हैं साइन की। साइन, अब साइन जो टी रेशो होता है वो आपका रेशो पी और एक्स का रेशो होता है, मतलब इन दोनों का रेशो दिया हुआ है। तो आप इसको ए अज्यूम कर सकते हो, इसको बी अज्यूम कर सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब अज्यूम कर रहे हैं, वैसे हमने अगर रेशो होता है इनका, अब ए एक्स बी एक्स भी ले सकते हो, मैंने ए और बी भी यूज कर लिया, ठीक है। और मैंने बेस निकालना बाय यूजिंग इसके बेटा पाइथागोरस थ्योरम की। तो बेस जब निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और बेस का स्क्वायर कैसे निकालते हैं बेटा, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। लीजिए और बेस आ गया हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर है। तो आपके पास बेस कितना आ गया, यानी का हाइपोटेन्यूस आपके पास बी स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर आपके पास ए स्क्वायर। लीजिए मीन्स मैं आप इसको यहाँ से हटा के सीधा लिख देता हूँ कि आ गई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। अब मेरे से किसी की भी वैल्यू पूछ ले, मेरे से कोस की वैल्यू पूछ रहे हैं। लीजिए तो कोस की वैल्यू क्या होती है, कोस का रेशो बी अपॉन एच होता है। बेस का हाइपोटेन्यूस के साथ रेशो होता है। बी आपके पास क्या आ गया बेटा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन एच, एच आपके पास बी। देखिए हमने यहाँ भी यही निकाला है। अगर आपको tan पूछता है यहाँ पे तो आप लोगों को पता है बेटा tan होता है किसके बराबर, p अपॉन b के। और p क्या होता है बेटा आपके पास, p यहाँ a है और b आपके पास क्या है बेटा यहाँ पे स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर है। तो ये था हमारा, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो। क्लियर है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है, ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है आपके पास ABC जो राइट एंगल ट्रायंगल है C पे राइट एंगल ट्रायंगल है। आप और कह रहा है आपको cos A प्लस B की वैल्यू बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिए एक बार। आप लोगों को एक बात का पता है, ट्रायंगल के पास 3 एंगल है, तीनों का जो सम है वो कितना होता है, 180 होता है। एंगल जो C है वो आपको पता है 90 डिग्री है बेटा, तो क्या हो जाएगा A प्लस B, 90 उधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेटे पीछे बैठ गया, आवाज नहीं। A प्लस बी की वैल्यू 90, आप वहां पुट कर दीजिए कोस A प्लस बी की वैल्यू 90, कोस 90 की वैल्यू बेटा 0। क्लियर है। यहाँ साइन भी पूछ सकता है, कोस भी पूछ सकता है और कुछ भी टी रेशो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। आपके पास है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए एक बार, हमने इस एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस कोट स्क्वायर की, वो क्या पढ़ी थी बेटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan को क्या पढ़ा था, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो बेटा हम चार टर्म इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। चार टर्म ऊपर नीचे बेटा, तो बीच वाले की मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाहर वाले की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कोस की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे बेटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस बाई साइन क्या बनेगा बेटा,
कोट तो स्क्वायर है दोनों के पास, तो कोट स्क्वायर थीटा, जो आपके पास इसके ऑप्शन दिया हुआ है सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 11, टेंजेंट टू ए सर्कल, एक सर्कल पे टेंजेंट, एक सर्कल पे टेंजेंट इज ब्लैंक टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये कह रहा है बेटा टेंजेंट है वो सर्कल पर टू द रेडियस, रेडियस के साथ क्या होता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये परपेंडिकुलर टू, क्या होता है परपेंडिकुलर टू, यहाँ पे यानी जो टेंजेंट है वो हमारे रेडियस पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा फोकस करना, इसके ऊपर बहुत से एमसीक्यू भी है और बहुत से बड़े क्वेश्चन भी है, थ्योरम भी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकदम ध्यान दीजिए, एक डायग्राम दिया गया है आपको, लीजिए एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है, जहां सेंटर ओ दिया हुआ है, इस प्रकार से दो रेडियस दी हुई है, इसको भी ज्वाइन किया गया है, ये एंगल 40 है, मैं नेमिंग कर देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये पी है, आपके पास कह रहे ए ओ बी, ये एंगल निकालना है आपने। ध्यान दीजिए, मैंने एक बात पता है, अभी जस्ट इसी पिछला जो क्वेश्चन क्या था वो यही क्या था, रेडियस है, सॉरी टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो कंप्लीट जो एंगल अभी परपेंडिकुलर बताया, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, 40 ये रहा, बाकी कितना बच गया बेटा 50 डिग्री। तो जो ट्रायंगल ए ओ बी बन रही है उसको थोड़ा सा फोकस कीजिए एक बार, ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ए ओ बी रेडियस है, बी ओ बी रेडियस है, दोनों इक्वल है क्योंकि एक सर्कल की जितनी भी रेडियस होती है सारी इक्वल होती है। जब दो एंगल बराबर, सॉरी दो साइड बराबर है, इसका मतलब ट्रायंगल आइसोसेलेस है, और आइसोसेलेस है तो इसका मतलब बेटा आपके पास ये जो दोनों एंगल है वो बराबर भी है, और ये एंगल हमने निकाल लिया अभी 50, ये भी कितना आ गया 50। तो एक बात और पता है, अभी हमने इस वीडियो में भी बात की थी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो आपका 180 होता है, तो आप कह सकते हो एंगल ओ प्लस बी प्लस ए मतलब 50 प्लस 50 इक्वल टू 180। तो जो एंगल ये कितना बेटा 50 प्लस 50 100 को उधर लेके जाएंगे तो बेटा माइनस में हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा तो आपके पास एंगल ओ कितना आ गया 80 डिग्री, जो ये एंगल है वो कितना आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री, जो आपका ऑप्शन बी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिए एक बार, हमें इस एंगल इस एरिया को निकालना है बेटा, ये लीजिए ये 90 है, ये रेडियस है हमारी, ओके। कह रहे हैं आपको जो सेगमेंट दिया हुआ है इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है बेटा, क्या सवाल बोलिए, एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ध्यान दीजिए सेक्टर आपके पास माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, माइनर सेक्टर। अगर आपको सिर्फ ये दे दे फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, आप माइंड में ये रखो सर मेजर का निकालना है या माइनर का, तो एक बार याद रखना इस बात को, एरिया ऑफ सेक्टर की बात करता है तो जो माइनर शब्द है वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होता है, ठीक है बेटा। तो हमने क्या कहेंगे इसका, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। थीटा आपके पास बेटा 90 दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू नहीं यूज करनी, तो अपने पास पाई की वैल्यू ऑप्शन में पाई की वैल्यू को पाई ही रखा गया है, तो हम यहाँ भी पाई ही रखेंगे, आर को आर ही रखेंगे, आर स्क्वायर 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन 90। थोड़ा ध्यान देंगे, इससे कैंसिल बेटा 1/4, ये हो गया 4 पे, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से एलसीएम ले लूं, तो आपके पास एलसीएम 4 में लिया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, हमें ऑप्शन को टिक करना है। यहाँ आ गया पाई बाई एलसीएम, सॉरी 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, ऊपर से आर स्क्वायर कॉमन, मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऐसा क्यों किया क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 2 इंटू 2 क्या बन गया 4, तो 1/4 भी बाहर, तो यहाँ ये बाहर क्या बच गया सिर्फ पाई, तो बेटा यहाँ 1/4 बाहर, आर स्क्वायर बाहर, सिर्फ क्या बच गया 2। तो आपके पास जो ऑप्शन है इससे हमने ऑप्शन बना दिया बेटा ऑप्शन ए। क्लियर है? ए ऑप्शन बना दिया हमने ऐसा करके।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14th क्वेश्चन देखिए क्या करे बेटा, डायमीटर ऑफ एक कार व्हील, एक कार है उसके जो पहिया है उसका जो डायमीटर है, आपको डायमीटर दिया हुआ है बेटा कितना, 42 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है कि ये नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने चक्कर पूरे करेगा, इट विल मेक मूविंग 132 किलोमीटर। लीजिए थोड़ा सा ध्यान देंगे एक पर, 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भी एक जब चक्कर कंप्लीट होता है, ध्यान दीजिए एक बार, जब ये चक्कर कंप्लीट होगा, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जब ये यहां से चलना स्टार्ट होगा इस प्रकार से, तो यानी कि जब ये वापस से पोजीशन पे, इसी पोजीशन पे यहाँ पे आ जाएगा, तो आपके पास कोई ना कोई डिस्टेंस में यहाँ से जरूर निकल के आएगी। वो कितनी होगी, जितनी आपकी सरकमफ्रेंस होगी, मतलब एक चक्कर में आपके पास कितनी डिस्टेंस ट्रैवल होती है, 2 पाई r होती है। सबसे पहले यहाँ से r निकालते हैं। r क्या होगी बेटा, यहाँ से r आपकी होगी d/2, मतलब 42/2, कितना आ गया बेटा, 21 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ किलोमीटर यहाँ सेंटीमीटर, बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे, हमने सेंटीमीटर किलोमीटर। ओके, अब एक में निकालते हैं बेटा, एक चक्कर में डिस्टेंस ट्रेवल बाय 1 रिलेशन कितना हो जाएगा, 2 × पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो हमने कैंसिल कर दिया 3, कितना आ जाएगा बेटा ये 132 सेंटीमीटर। यानी कि एक चक्कर में 132 सेंटीमीटर की दूरी निकालता है, और हमें किलोमीटर कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, 132 किलोमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में, पहले ध्यान दीजिए, 1 किलोमीटर को मीटर में बदल रहा हूं तो मैंने 1000 मीटर होते हैं, ओके, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैंने क्या किया, इस 1000 मीटर को सेंटीमीटर में बदला, तो मैं क्या कह सकता हूँ, 1 किलोमीटर में कितना हो गया बेटा, 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, दैट मींस आप ये कह सकते हो 10⁵ सेंटीमीटर। क्लियर है। तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, 135 इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 10⁵ से, तो किस में चेंज होगी बेटा, 132 × 10⁵ सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस है आपके पास। ये करें कितने चक्कर करेगी, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होती है बेटा, चक्कर कितने निकालेगी बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस बाई 1 रिवोल्यूशन, मतलब एक चक्कर में जितनी डिस्टेंस निकालती है उससे टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दे, मींस 132 × 10⁵/132, 10 से क्या आ गया 10⁵5, इतने चक्कर लगाएगी जब जाके वो 132 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा, एक बार समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, बातें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं, थोड़ा मैं कंप्लीट क्वेश्चन को लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, बिलो 10, बिलो 20, इस प्रकार से बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60। ओके, इंटरवल दे रखी है, मैं इसको यहाँ गैप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको बिलो से मैं इंटरवल में लिखूंगा। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है बेटा 3, 12, 27, 57, 75, 80, और क्वेश्चंस में बोल रहा है बेटा आपने क्या करना है, यहाँ से मॉडल क्लास निकालनी है, मॉडल क्लास। तो मैं इस क्वेश्चन में बहुत कई क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ध्यान देंगे एक बार। सबसे पहले आप इस जो बिलो है इसको हमने एक इंटरवल में लिखना है। जब कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाता है, जो बड़ा भी आएगा छोटा भी, बड़ा आ जाता है, तो आपने इस पे क्या करना है, बिलो वाला केस है, ये कह रहा है 10 से बिलो बहुत होती है, सेम लिख दीजिए, हम नहीं बता सकते, कोई इंटरवल नहीं है, इससे छोटी कितनी भी हो सकती है। अब 10 से बिलो इस केस में आ गए, 20 से बिलो, अब 20 से बिलो मतलब 20 से लेकर 10 तक, क्योंकि 10 से पहले तो हम इसमें ले चुके हैं, तो यहाँ आ गया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब ध्यान दीजिए, बहुत बच्चे इसको एफ मान रहे हैं। पहली बात, एफ इंक्रीजिंग में ध्यान दीजिए, एफ जो इंक्रीजिंग में दिखाई दे रही है, इस प्रकार हर बार नहीं मिलती। इंक्रीजिंग में अप्रोक्स हम लगभग हमारी CF दी जाती है,
और बाकी इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे? हमें मॉडल क्लास पूछी गई है, मैं मान लेता हूँ एक सेकंड के लिए कि ये फ्रीक्वेंसी है, एफ है, तो मॉडल क्लास में एफ निकालते हैं जो सबसे बड़ी, और उससे नीचे वाली एफ 2 लेते हैं, तो इसके नीचे तो कोई है ही नहीं। इसका मतलब आपको साफ साफ क्लियर ये आया कि फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपने। कैसे निकालोगे? सेम पहली जो नंबर है वो 3 सेम, अगली जो नंबर है इसमें से माइनस कर दीजिए, माइनस करना है इसमें से इसको, क्या आ गया 9, इसमें से इसको 15, इसमें से इसको 30, इसमें से इसको तो माइनस करोगे तो क्या आएगा बेटा 18, माइनस करोगे 18, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो 5। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो हमारे पास जो सबसे बड़ी नंबर होती है वो होती है f1, इससे जो जस्ट छोटी वाली ये होती है f0, इससे जो नीचे वाली जो होती है f2। f1 जो होती है ये वाली, f1 जो होती है 30। अब हमें क्या करना है बेटा, इधर देखेंगे, इसके अंदर ये जो इंटरवल है इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास। और ये जो नंबर है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा 30 to 40। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बेटा, आपके पास है 2 कार्ड ऑफ हार्ट के, हार्ट का 2 कार्ड लीजिए, 2 कार्ड हार्ट के, 4 कार्ड स्पैड के मिसिंग है, 2 हार्ट के, 4 स्पैड के, ये कार्ड आपके क्या है बेटा मिसिंग है। और कह रहे हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड, हमें ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, बचे हुए कार्ड। तो आप लोगों को पता है टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, उसमें से 6 कार्ड आपके क्या है बेटा मिसिंग है। अब बात करते हैं ब्लैक, ब्लैक आपके पास कितने होते हैं 26। हमें एक बात का पता है, रेड क्या होता है बेटा, रेड सॉरी हार्ट रेड होता है, स्पैड ब्लैक होता है। तो इसमें से 4 कार्ड आपके मिसिंग हो गए, मतलब कार्ड बच गए आपके पास 22 ब्लैक, और टोटल कार्ड में से 6 कार्ड मिसिंग हो गए, तो टोटल कार्ड बच गया आपके पास यहाँ पे 46। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा किसकी, ब्लैक कार्ड की। तो आपके पास फेवरेबल केस हो गया 22/46, 2 की टेबल से 11/23। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? अब ये थे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन आते हैं बेटा एसेशन और रीजन की। थोड़ा सा फोकस करना, बहुत से बच्चे इनमें मार खाते हैं, तो ध्यान दीजिए एक बार। क्वेश्चन है देन 8 नंबर 8 की पावर n कैनॉट बी एंड विद डिजिट 0। ये कह रहे n की पावर कुछ भी ले लीजिए, जब भी सोल्व करोगे जो लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब भी आप इसके फैक्टर करोगे उस फैक्टर में 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, 5 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे डिजिट एंड 0 होना मुमकिन ही नहीं है। नेक्स्ट 12 की पावर रीजन, ये तो एसेशन में दिया हुआ है, रीजन में दिया हुआ है 12 की पावर n, वो एंड जो है वो क्या करें एंड विद 5 डिजिट, मतलब 5 डिजिट होगा। ये भी बात गलत है, क्योंकि 5 केवल एक ही केस में होगा जब उसका जो मल्टीपल होगा वो किसी भी नंबर की पावर, अगर कोई भी नंबर आपके पास उसकी यूनिट प्लेस 5 है, उसकी पावर n करते हो, उसी केस में उसका यूनिट प्लेस 5 आएगा, उसके अलावा कभी भी 5 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये बात तो गलत है। तो एक बात साफ साफ समझ में ये आई, रीजन गलत है, रीजन गलत है। अगर आप लोगों को एक चीज मिल जाता है कि कोई गलत है तो आप रीजन गलत है, तो आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि असर्शन इज ट्रू, असर्शन तो सही है, बट रीजन इज फॉल्स, रीजन जो आपका है वो गलत है। क्लियर है? एक और आता है, 2 आते हैं आपके पास असर्शन रीजन। एक और देखते हैं बेटा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 1 एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, एक सर्कल है उसका डायमीटर है, और क्या करें बेटा इज 1 एंड, इसका एक एंड दिया हुआ है 2,3, सेंटर दिया हुआ है -2,5, कह रहे अदर जो एंड है वो -6,7 है। चेक करें कैसे बेटा, अगर ये -6,7
7 है, तो इसका मतलब सेंटर जो है इनका मिड पॉइंट है। चेक कर लीजिए, -6 + 2 -6/2 कितना हो गया, -4/2 कैंसिल बेटा -2। ओके, 7 3 10/2 5। ओके, तो ये बात बिल्कुल सही है। रीजन दिया हुआ है सेंटर ऑफ एनी सर्कल इज मिड ऑफ इट्स डायमीटर, बिल्कुल सही है, यही क्वेश्चन हमने लगाया। तो एक बात समझ में आई, अससन भी सही है, रीजन भी सही है। अब पहला जो ऑप्शन है वो भी यही कहता है अससन सही रीजन सही, लेकिन जो रीजन ने एक्सप्लेनेशन दी है ना वो रीजन अससन की दी है। बी ऑप्शन क्या देता है आपका, अससन भी सही रीजन भी सही, दोनों बातें सही है, लेकिन रीजन ने आप एक ही एक्सप्लेनेशन नहीं दी। तो इसका मतलब हमारे पास तो एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहा है कि भाई जो सेंटर है वो मिड पॉइंट होता है किसका बेटा, डायमीटर का। बिल्कुल सही बात है, सेंटर मिड पॉइंट होता है, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट सही है, जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। बोथ अससन रीजन इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट ए।